सो माइंड मैप सीरीज ऑन है। माइंड मैप सीरीज की अब ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है, प्लांट फिजियोलॉजी इज ओवर। सो आफ्टर दिस माइंड मैप यू विल हैव अ कंप्लीट आइडिया कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका रिकैप आपको बार बार करना है एंड किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं। डाइजेशन के लिए देयर इज डाइजेस्टिव सिस्टम, सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए देयर इज नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। सो वी हैव डिफरेंट सिस्टम्स इन आवर बॉडी। आफ्टर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, रेस्पिरेशन के बाद सेल्स काफ़ी ज़्यादा वेस्ट सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। वो वेस्ट सब्सटेंस हमें बॉडी से रिमूव भी करना है। अगर CO2 गैस की बात करूँ तो लंग्स तक वो CO2 पहुंचाना है और उसको बॉडी से रिमूव करना है। जब भी किसी के नाम के आगे जेन होता है या प्रो होता है, दैट टेल्स कि वो इनएक्टिव स्टेट है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन खुद इनएक्टिव है, थ्रोम्बिन बन गया, एक्टिव हो गया। फाइब्रिनोजेन खुद इनएक्टिव है, एक्टिव हुआ तो फाइब्रिन बन गया। Hello my cute little ninjas, welcome back to ICSC Wala, welcome back to Physics Wala. My name is Upasna and I'm your biology mentor and you guys are my ninjas. So mind map series on है। mind map series की अब human physiology start हो चुकी है, plant physiology is over. इसका सबसे important chapter आज हम start करने वाले हैं which is circulatory system. Quite a lengthy chapter, बहुत ही important और बहुत ही अच्छा chapter है, बस थोड़ा सा lengthy है। एंड इसको हम बहुत ही क्रिस्प तरीके से आज फिनिश करने वाले हैं, यानी कि हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ऑल द टर्म्स आई विल टेल यू विच आर इंपॉर्टेंट एंड लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस जो 2024 के स्पेसिमेन पेपर में आए हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स मैंने अटैच करे हैं। सो आफ्टर दिस माइंड मैप यू विल हैव अ कंप्लीट आइडिया कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका रिकैप आपको बार बार करना है एंड किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट सिलेबस ज्यादा है बट क्वेश्चंस आसान ही आएंगे। सो आई होप यू ऑल आर रेडी। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सर्कुलेशन, सबसे पहले तो बेटा सर्कुलेशन होता क्या है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आई एम नॉट राइटिंग द टॉपिक्स हियर बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स है बेटा। यस, सो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं। डाइजेशन के लिए देयर इज डाइजेस्टिव सिस्टम, सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए देयर इज नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। सो वी हैव डिफरेंट सिस्टम्स इन आवर बॉडी। उनमें से एक सिस्टम है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सिस्टम इसीलिए है क्योंकि हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है। हमारे हर एक सेल को हर एक सामान बार बार देना पड़ता है और उनसे वेस्ट सामान कलेक्ट करके दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट ऑल द गुड सब्सटेंसेज, ऑल द फूड, तो बेटा वो फूड हमने खाया, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ, फिर वो हर एक सेल तक पहुंचाना है फूड को। देन आफ्टर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, रेस्पिरेशन के बाद सेल्स काफ़ी ज़्यादा वेस्ट सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। वो वेस्ट सब्सटेंस हमें बॉडी से रिमूव भी करना है। अगर CO2 गैस की बात करूँ तो लंग्स तक वो CO2 पहुंचाना है और उसको बॉडी से रिमूव करना है। सो डेफिनेटली वी नीड अ सिस्टम जो एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट कर सके और सामान को ट्रांसपोर्ट कर सके। हेंस वी हैव द सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम दूसरे ऑर्गेनिज्म से काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं तो उनका सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी तरह नहीं है। दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सेल्स के पास, लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सेल्स है, ये ब्लू कलर के इनका एग्रीगेट दिख रहा है आपको सेल्स का। यहाँ पर बेटा ब्लड वेसल्स तो आ रही हैं बट एक जगह आकर फिर वो अपना सारा सामान रिलीज कर रही हैं। तो देयर इज ओपन स्पेस, बीच में कनेक्शन नहीं है, इसलिए नाम है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस ओपन कैविटी को हम साइनसेस बोल देते हैं। दिस ओपन कैविटी इज नोन एज साइनसेस, ओपन स्पेस है। बट अगर अपनी बात करें हम ह्यूमंस की या फिर मैमल्स की बात करें, दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड रहेगा। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेसेस की हेल्प से ब्लड के अंदर वाला सामान आसपास के सेल्स को पहुंचता है। वी हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देन अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स या कंपोजिशन की बात की जाए, सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। वन इज ब्लड। अब ब्लड देखो, ब्लड अपने अंदर सामान रखेगा। ब्लड किसी के अंदर बैठकर भी तो कहीं इधर उधर जाएगा। मतलब ब्लड ऐसे ही तो नहीं स्विमिंग पूल की तरह हमारे सेल्स ब्लड में नहा रहे हैं। दे आर मूविंग इन अ ट्यूब, इन अ वेसल, एंड उन वेसल्स को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड किसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो कि 3 टाइप की होती है। ठीक है, देन लास्टली वी हैव हार्ट। हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन। हमारी इतनी बड़ी बॉडी है बेसिकली,
हर जगह हमें ब्लड को बार बार भेजना है, ब्लड कभी रुकता नहीं है, ब्लड इज नेवर स्टेशनरी। ग्रेविटी के अगेंस्ट लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हमें ब्लड की मूवमेंट करानी है, तो हमें एक मोटर जैसा ऑर्गन चाहिए जो लगातार ब्लड को ऐसे प्रेशर दे सके और उस प्रेशर की वजह से ब्लड लेफ्ट राइट सारी जगह मूव कर सके, एंड दैट प्रेशर इज क्रिएटेड बाय हार्ट। सो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। आप सुनते हो ना अपनी हार्ट बीट, धक 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 धक, तो पढ़ेंगे हम क्यों आता है ये धक धक, व्हाट इज दैट साउंड? ओके, so these are the three main components of the circulatory system. Now let's talk about blood first, कि blood है क्या, then we will talk about blood vessel and then we will talk about human heart. So understanding that these are so important points, ये थोड़ा सा mind map डिटेल में होगा, थोड़ा सा lengthy होगा, ठीक है? So prepare yourself. First of all, these are the properties of blood. It is never stationary, कभी रुकता नहीं है, हमेशा फ्लो करता रहता है। अगर बेटा ब्लड के कलर की बात की जाए, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता है। ब्लड के अंदर अगर ज्यादा ऑक्सीजन है ना उस टाइम पर, वी कॉल इट, उसका कलर कैसा होता है? वेरी ब्राइट रेड। कलर की अगर मैं बात करूं, सो ब्राइट रेड व्हेन इट इज ऑक्सीजनेटेड, जब उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, मोर ऑक्सीजन, ओके। एंड इट अपीयर्स डार्क रेड व्हेन इट हैज लेस ऑक्सीजन, यानी कि CO2 ज्यादा होगा, लेस ऑक्सीजन होगा, ओके। व्हेनेवर वी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट सिंपली मीन्स कि उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है। बट अगर हम CO2 की बात करें ना बेटा, CO2 ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही कम हो जाएगा उसके अंदर, कि CO2 है ही नहीं। और जब हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं, दैट डज नॉट मीन कि उसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होगा, उसके अंदर भी ऑक्सीजन होगा, बस हम उसको कंपेयर करते हैं क्वांटिटीज में, राइट? ओके, इट अपीयर्स डार्क रेड व्हेन इट इज ऑक्सीजन लेस or CO2 more, and it appears bright red when oxygen is more and CO2 is less. अब क्लियर है? देन ये हमें यहाँ पर वेन्स दिखती है ना ब्लूइश ग्रीन कलर की, तो हमें जो सरफेस पे, स्किन के सरफेस पे जो वेन्स दिखती है, या ओल्ड पीपल के हाथों में जो हमें वेन्स दिखती है, बहुत ही ज्यादा ब्लू ग्रीन कलर की प्रॉपरली दिखती है, एक्चुअली उसका कलर डार्क रेड है, बट लाइट उस पर फॉल करती है एंड वेन्स की थिकनेस थोड़ी कम होती है, इसकी वजह से वो ब्लू ग्रीन अपीयर करती है। तो इसमें कुछ फिजिक्स का फिनोमिना लगता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वॉल्यूम, कितना ब्लड होगा एक एडल्ट के अंदर बेटा? 5 से 6 लीटर हो सकता है, 5 to 6 लीटर्स एक एडल्ट के अंदर। एंड मेल्स की बॉडी में ज्यादा होगा, फीमेल्स की बॉडी में कम होता है। टेस्ट की मैं बात करूं तो थोड़ा सा सॉल्टिश होता है। कभी टेस्ट किया है ब्लड को? कभी टेस्ट किया है? सो इट इज सॉल्टिश, है ना। 7.3 to 7.5 इज द pH, थोड़ा सा अल्कलाइन pH की तरफ होता है। सो दीज आर द सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। आई होप इट इज क्लियर टू यू, एंड द टाइप्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अदर देन ब्लड वी ऑल्सो हैव 2 more fluids in our body. वन इज लिम्फ, जिसको मैं ब्लड का भाई बोलती हूँ, ठीक है, और वन इज टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड अभी कर लेते हैं, लिम्फ अपने को डिटेल में करना है। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? देखो बेटा, ये हमारे बॉडी के सेल्स है, ढोलू बोलू पपलू, ठीक है, इनके नाम रख देते हैं। दीज आर द बॉडी सेल्स। जब ब्लड इनके पास आता है ना सामान देने के लिए, सो ब्लड डिफ्यूजन करता है। ब्लड के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन आई, मान लो बहुत सारा ग्लूकोज आया, ये सारा सामान अब इन सेल्स के पास जाना चाहता है, एंड बहुत हाई कंसंट्रेशन में ब्लड अपने अंदर ये सामान लेकर आया। डिफ्यूजन प्रोसेस के बाद ये सारा सामान इन सेल्स के पास आ जाता है। आप अभी ब्लड का कंसंट्रेशन डिटेल में पढ़ोगे। ब्लड के अंदर बहुत सारा तो पानी है, पानी के अंदर प्रोटीन्स है, पानी के अंदर ब्लड के सेल्स है, एंड सम हार्मोन्स एंड सम वेरी छोटू छोटू सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन ब्लड। तो जब ये बहुत हाई लेवल का डिफ्यूजन हो रहा होता है ना, तो थोड़ा सा लीकेज हो जाता है यहाँ पर ब्लड के सामान का। नॉट द मेन सेल्स नहीं आ रहे, जैसे रेड ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर है, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, तो रेड ब्लड सेल्स तो नहीं आते हैं, बट ब्लड का वाटर, ब्लड के अंदर छोटे छोटे प्रोटीन्स और काफी छोटा छोटा सामान जो आसानी से इस पाइप को क्रॉस कर सकता है, वो यहां सेल्स को सराउंड कर लेता है। नाउ दीज सेल्स आर लाइक स्विमिंग इन वन टाइप ऑफ फ्लूइड। अब ये फ्लूइड को ब्लड नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्लड तो ऊपर था, ब्लड का सारा सामान तो नीचे आया ही नहीं है। सो इस फ्लूइड को हमने एक स्पेशल नाम दिया टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि ये टिश्यू को सराउंड कर रहा है। और ये फॉर्म कैसे हुआ बेटा? जब डिफ्यूजन हो रहा था, ये ब्लड से ही लीक आउट हो गया, ठीक है। सो आई कैन राइट इट डाउन, लीक्ड आउट। ओके, सो लिम्फ हम डिटेल में करेंगे ही आगे। दीज 3 आर द नॉन स्टेशनरी फ्लूइड्स। ये तीनों फ्लूइड्स हमारी बॉडी के अंदर है। एंड इन द आईज ऑल्सो देर आर फ्लूइड्स, इन द जॉइंट्स, नी जॉइंट्स के अंदर भी फ्लूइड होता है। आईज के अंदर देर इज दिस एक्वस ह्यूमर, ठीक है, विच इज द लिक्विड फ्लूइड विच इज नॉट मूविंग,
एंड इन आवर जॉइंट्स ऑल्सो, पैरों में साइनोवियल जॉइंट होता है, उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है बेटा, दैट इज ऑल्सो नॉट मूविंग, ठीक है। ये कुछ कुछ बातें जो बुक में दी हुई है, सो आई विल कवर इट, मैं लिखूंगी नहीं बट आई विल कवर इट विद यू। नाउ व्हाट आर द, ब्लड को डिटेल में पढ़ते हैं, व्हाट आर द कंपोजिशन और कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड की अगर हम बात करें बेटा, यहां पर लिखती हूं मैं, ये थोड़ा सा छुप रहा है। ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। इसको हम जैसे टिपिकली पढ़ते हैं ना, चलो वैसे पढ़ते हैं, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ की पॉइंट्स लिखने हैं, ये मैं समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा स्लाइड यूज कर रही हूँ। इमेजिन करो हम ब्लड बना रहे हैं, सो एवरीबडी विल टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड इमेजिन, तो जैसे हम चाय बनाते हैं सबसे पहले हम पानी लेते हैं ना, यहाँ पर हम ब्लड बनाएंगे तो सबसे पहले हम लेंगे पानी, बहुत सारा पानी लेंगे, पानी के अंदर हम डाल देंगे प्रोटीन्स, पानी के अंदर हम थोड़े बहुत हार्मोन्स भी डाल सकते हैं, एंड सम सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वी कैन ऐड। ये चारों चीजें मिलकर हमारा प्लाज्मा रेडी करती है बेटा, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा खुद हमारे ब्लड का 50 to 55% बनाता है, 55% आई कैन राइट डाउन। तो प्लाज्मा हमारे ब्लड में, मतलब कितना प्लाज्मा है हमारे ब्लड का, आधे से थोड़ा सा ज्यादा प्लाज्मा है, जिसमें पानी है, पानी कितना होगा 90%, ठीक है। प्रोटीन्स कितने होंगे 8%, और हार्मोन्स और सॉल्ट्स ये दोनों ही चीजें बचे हुए 2% होंगी। हार्मोन्स तो आपको पता ही है, थोड़े बहुत हार्मोन्स होंगे जो ब्लड के अंदर जाते हैं। उसके अलावा सॉल्ट्स कौन से हो सकते हैं, देयर कैन बी NaCl, देयर कैन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, Na2CO3, NaHCO3, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द सॉल्ट्स व्हिच कैन बी प्रेजेंट इन द ब्लड। प्लाज्मा बन गया 55%, अब बची हुई चीजें क्या होंगी बेटा, सेल्स होंगे। सबसे पहले होंगे रेड ब्लड सेल्स, सबसे ज्यादा रेड ब्लड सेल्स होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, दे आर द स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, 7 माइक्रोन इन डायामीटर, दीज आर रेड ब्लड सेल्स, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। फिर होंगे व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs लिख दूं, और फिर होंगे हमारे पास लास्ट में प्लेटलेट्स, ठीक है, दीज आर प्लेटलेट्स। तीनों का अलग अलग फंक्शन, तीनों का अलग अलग काउंट अपने को पढ़ना है कि कौन सा क्या काम करता है, कितना प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, राइट। इनके और नाम भी हैं, वो सब हमें यहाँ पे याद करने हैं। नाउ अगर 55% प्लाज्मा है, यानी कि ये तीनों सेल्स कितने हो जाएंगे 45%। तो 45% ये 3 सेल्स है जिनको हम कॉर्पसल्स भी बोलते हैं, या फिर इनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं, या सेल्स भी बोलते हैं। क्लियर है? सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दीज इन डिटेल। प्लाज्मा से तो अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा कि प्लाज्मा कितना होता है, प्लाज्मा का कंपोजिशन, तो वो तो आपने कवर कर लिया, बट अब हम डिटेल में ना इनको कवर करेंगे, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। सो रेड ब्लड सेल्स की बात करूं, यहां पर है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट हम देखें तो इट इज 4.7 to 6.1 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। जो भी हम मेजर कर रहे हैं ना वो इतने का ही मेजर करें पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, ठीक है। कितना है 4.7 to 6.1 मिलियन। अगर मैं ल्यूकोसाइट्स की बात करूं, ल्यूकोसाइट्स इज द फैंसी नेम फॉर WBCs। कैसे याद रखेंगे, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट और साइट मतलब सेल, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट मतलब सेल। तो ये रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है, वो व्हाइट ब्लड सेल्स की बात हो रही है। दे आर वेरी स्मॉल इन, वेरी लेस इन नंबर, 4500 to 11,000 WBCs पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। तो इसके कंपैरिजन में देखो ये कितने कम है, ठीक है। सबसे कम यही व्हाइट ब्लड सेल्स है तीनों में से। प्लेटलेट्स फिर भी हम बोल देते हैं 2 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स होती है पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। हम जो सुनते हैं ना कि डेंगू फीवर के अंदर डॉक्टर्स बोलते हैं प्लेटलेट्स बहुत डाउन है, एडमिट करना पड़ेगा, बहुत प्लेटलेट्स गिर गई थी, वो यही प्लेटलेट्स होती है और ये 50-60 हज़ार तक गिर जाती है। दैट इज अ वेरी सीरियस कंडीशन, है ना। सो नॉर्मल कितना है 2 लाख to 4 lakhs। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस, इनका फंक्शन क्या है मेन, ठीक है। अगर मैं बात करूं व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो व्हाइट ब्लड सेल्स आर लाइक अ सोल्जर्स इन आवर बॉडी। हमारे आसपास एनवायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन कॉजिंग जर्म्स होते हैं जो बहुत बीमार करने के लिए रेडी बैठे हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर भी करते रहते हैं। बट WBCs जो है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं, एंड डिफेंस के लिए हम अलग अलग तरीके के सोल्जर्स चाहिए। तो इसके फर्दर 5 और टाइप्स है जो हम पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स क्लॉट फॉर्म करते हैं। प्लेटलेट्स के अंदर, प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हमें थोड़ी बहुत चोट लग जाती है तो वहां से ब्लड बाहर आता है, बट थोड़ी देर बाद ना वो खुद ही क्लॉट हो जाता है, जम जाता है वहां पर,
दैट ब्लड क्लॉटिंग इज बिकॉज ऑफ दीज प्लेटलेट्स। बट अभी तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, अगर अभी क्लॉट हो गया तो हम मर जाएंगे। यानी कि कुछ ऐसा भी प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर जो अभी क्लॉट नहीं करता, जब चोट लगती है वूंड या इंजरी वाली जगह पर ही क्लॉट करता है। सो दैट इज हेपरिन, HEPARIN, which is an anticoagulant. Now if I talk about platelets, ये क्लॉट फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जब भी क्लॉट होता है बॉडी के अंदर वहां पर, एंड जब चोट लगती है तो बेटा ये कैस्केड रिएक्शन परफॉर्म करता है। कैस्केड रिएक्शन, ये स्टेप बाय स्टेप इमीडिएट रिएक्शन होती है उसी जगह पर जहां चोट लगी है क्लॉट फॉर्म करने के लिए। नेचुरली हमारी बॉडी ना पट्टी करने की कोशिश करती है, पट्टी करते हैं ना हम, चोट लगती है, तो यहां पर भी यही हो रहा है, ठीक है। आओ लेट अस फाइंड आउट हाउ डज दैट हैपन। हमारे ब्लड के अंदर यहां पर डायग्राम बनाते हैं। देखो ये मान लो हमारी ब्लड वेसल है, जब चोट लगी बेटा तो ये ब्लड वेसल ब्रेक हो गई होगी यहां से, तो ब्लड के अंदर ना प्लेटलेट्स के साथ साथ, ये प्लेटलेट्स और इसके साथ साथ बेटा एक एंजाइम जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको हम थ्रोम्बोकाइनेज भी बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज भी बोलते हैं। थ्रोम्बो इज द स्कूल वाला फैंसी नेम फॉर प्लेटलेट्स बेटा, इसी का दूसरा नाम है। सो थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेज, इसका एक और नाम है स्टुअर्ट फैक्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसी के नाम है सारे के सारे, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेज, स्टुअर्ट फैक्टर, फैक्टर 10, ये सारे के सारे जो नाम है वो एक ही एंजाइम के हैं। तो ये एक एंजाइम प्लस हमारे प्लेटलेट्स मिलकर इंजर्ड वाली जगह पर, जहां पर ब्लड वेसल टूट गई है, वहां पर आकर इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं बेटा, यहां पर आकर ये इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं और ब्लड को फ्लो करने से रोकने की कोशिश करते हैं। बट ये सफिशिएंट नहीं होता क्योंकि चोट लगी, अभी भी ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में वो बाहर जा रहा है। सो अब आगे रिएक्शंस की जाती है। क्या रिएक्शन होती है? ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये एक सोते हुए एंजाइम को फिर से एक्टिवेट करता है, ये खुद एक एंजाइम है, ठीक है। अब ये एक सोते हुए एंजाइम को फिर से एक्टिवेट कर रहा है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाने में हेल्प करता है। तो देखो यहाँ पर ये प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो गया? थ्रोम्बिन के अंदर। इसने हेल्प लिया कैल्शियम का ये काम करने में, एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन डिड दिस स्टेप। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, हमें चाहिए थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन ना अभी उठी हुई फॉर्म है, मतलब एक्टिव फॉर्म है, प्रोथ्रोम्बिन इसकी स्लीपिंग फॉर्म है, तो हमें इसको नींद से जुगाना है, प्रोथ्रोम्बिन को हमें थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है। तो थ्रोम्बोकाइनेज आते हैं और प्रोथ्रोम्बिन को नींद से उठाकर बोलता है भाई अब टाइम हो गया, थ्रोम्बिन बन जा। अब थ्रोम्बिन किस में हेल्प करेगा? थ्रोम्बिन एक और सोते हुए एंजाइम को नींद से उठाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एक्टिव एंजाइम में। किस में कन्वर्ट करता है? देखो फाइब्रिनोजेन है, इसको कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन के अंदर। तो हमें थ्रोम्बिन क्यों चाहिए था? थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और थ्रोम्बिन खुद सो रहा था प्रोथ्रोम्बिन बनकर, तो उसको थ्रोम्बोकाइनेज ने हेल्प किया। रिपीट करूं, थ्रोम्बोकाइनेज आता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। अब इतनी मेहनत क्यों? बेटा देखो ये जो फाइब्रिन है ना, ये इनसॉल्यूबल स्ट्रक्चर होता है, ये ब्लड में सॉल्यूबल नहीं होगा, तभी आप देखते हो कि बड़ा हार्ड मैश सा स्ट्रक्चर बन जाता है जहां पर ब्लड क्लॉट होता है। नाउ फाइब्रिन है वो मैश लाइक इनसॉल्यूबल स्ट्रक्चर। मैश मतलब पट्टी, मैश, एंड इट इज इनसॉल्यूबल। फाइब्रिनोजेन सॉल्यूबल था बेटा, तभी तो हमारे ब्लड में घूम रहा था, तो अब इसको एक्टिवेट कर दिया। अब एक छोटी सी ट्रिक है, जब भी किसी के नाम के आगे जेन होता है या प्रो होता है, दैट टेल्स कि वो इनएक्टिव स्टेट है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन खुद इनएक्टिव है, थ्रोम्बिन बन गया, एक्टिव हो गया। फाइब्रिनोजेन खुद इनएक्टिव है, एक्टिव हुआ तो फाइब्रिन बन गया, ठीक है ना। थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोप्लास्टिन ये एंजाइम थे जिसने काम किया। हर स्टेप के लिए विटामिन के की इंपॉर्टेंस होती है और कैल्शियम की इंपॉर्टेंस होती है इस रिएक्शन को करने के लिए। हर स्टेप पे कैल्शियम चाहिए होता है, और विटामिन के है बेटा जो थ्रोम्बोकाइनेज बनाता रहता है, ठीक है। चलो, if this is clear to you, this is known as cascade reaction. Now moving to one important term which is serum. यहां पर लिखा है देखो सीरम क्या होता है बेटा? सीरम मतलब, इसको आप अपनी डेफिनेशन जरूर लिख लेना इसकी। सीरम का मतलब होता है कि जब हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को हटा दें, प्लाज्मा माइनस कर दो इसमें से फाइब्रिनोजेन,
फाइब्रिनोजेन एक तरीके का प्रोटीन है, इनएक्टिव प्रोटीन है। सो अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को हटा दे तो जो बच जाएगा दैट इज सीरम। यहाँ पर देखो क्या था, प्लाज्मा था, इसके अंदर फाइब्रिनोजेन था, तो फाइब्रिनोजेन का क्लॉट बन गया और जो बचा हुआ येलो पार्ट है दैट इज सीरम। पहले ये पूरा का पूरा प्लाज्मा था, इसमें से फाइब्रिनोजेन का क्लॉट बन गया और ऊपर रह गया सीरम। ठीक है, चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल द सेल्स इन डिटेल। ये है हमारे एरिथ्रोसाइट्स। ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लगे, माइंड मैप सीरीज है इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पर खुद ही लिख लिया है। एरिथ्रोसाइट्स, यू नो नाउ द नेम, रेड ब्लड सेल्स। अब आपको इसकी शेप के बारे में अगर मैं बताऊं, बेटा इसका फॉर्मेशन, हमारे तीनों तरीके के जो सेल्स है ना, ब्लड सेल्स, वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं। अब जो एक छोटा सा बच्चा होता है जो मम्मी के अंदर होता है ना, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के पास तो बोन नहीं होती, तो बेटा उसके ऑर्गन्स के अंदर धीरे धीरे, लाइक स्प्लीन के अंदर, जो स्प्लीन जो होता है ना, लिवर जो होता है, उसके अंदर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब बच्चा 5-7 साल का होता है तब उसकी सारी बोन्स के बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स फॉर्म हो रहे होते हैं। और हमारे अंदर जब हम एडल्ट हो गए, हम बड़े हो गए, टीनेज में आ गए, तो हमारी जो लॉन्ग बोन्स है जैसे कि फीमर, उसके अंदर बोन मैरो होगा और वहां पर हमारे ब्लड सेल्स फॉर्म होते रहेंगे। गॉट इट? सो जब भी एक रेड ब्लड सेल फॉर्म होता है, एक मैच्योर रेड ब्लड सेल होता है, मैच्योर रेड ब्लड सेल की शेप इमेच्योर रेड ब्लड सेल से काफी अलग होती है। हमें मैच्योर रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ना है। ये एक मैच्योर रेड ब्लड सेल है। बहुत बुरा हुआ बेटा इसके साथ, इससे ना सारी चीजें छीन ली गई, इससे न्यूक्लियस छीन लिया गया। नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो गोल्जाई अपैरेटस, ये सारी चीजें इससे छीन ली गई। ये सब इसीलिए किया ताकि हम इसके लिए इसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट फिल कर सके, हीमोग्लोबिन पिगमेंट फिल कर सके। अब ये हीमोग्लोबिन की क्या कहानी है? ये एक रेड कलर का पिगमेंट है जो रेड ब्लड सेल को रेड कलर देता है। ये दो पार्ट से बना है बेटा, हीम विच इज एक्चुअली द आयरन पार्ट एंड ग्लोबिन विच इज एक्चुअली द प्रोटीन पार्ट। जब हमारे रेड ब्लड सेल्स बूढ़े हो जाते हैं, 120 दिन का इनका लाइफ साइकिल होता है, और जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स बेटा स्प्लीन के पास जाते हैं। स्प्लीन इन दोनों हीमोग्लोबिन के पार्ट्स को अलग कर लेता है और इनको स्टोर करके रख लेता है। हीम को अलग स्टोर कर लेगा, प्रोटीन को अलग स्टोर कर लेगा। ठीक है, एंड अगर इसकी आप शेप देखो तो यहाँ पे लिखा है बाई कनकेव शेप, ये बन रही है ना बाई कनकेव, दो इधर भी कनकेव इधर भी कनकेव, दोनों साइड से कनकेव हो गया। डिस्कॉइड शेप भी बोलते हैं इसको, ओवल शेप भी है ये। एंड ये शेप, इसके बीच में से जो डिप्रेशन आया है वो इसीलिए आया है क्योंकि इसके अंदर से न्यूक्लियस को छीन लिया गया था। नो न्यूक्लियस का मतलब ही होता है इन्यूक्लिएटेड, इन्यूक्लिएटेड मतलब विदाउट न्यूक्लियस। तो मैच्योर हुआ, न्यूक्लियस छीन लिया, माइटोकॉन्ड्रिया छीन लिया ताकि ये अपने लिए ऑक्सीजन को यूटिलाइज ना कर सके। जो इसके अंदर हीमोग्लोबिन है बेटा, उसके ना ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, एफिनिटी बहुत ज्यादा है। सो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? जब वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और उसको हर एक सेल तक देकर आता है। इट कैन ऑल्सो बाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड, बट उतना नहीं जितना ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। तो इट हैज हाई एफिनिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन, बट देयर इज अ लिटिल ट्विस्ट। ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के साथ साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड से भी बड़ा प्यार करता है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, CO। तो CO के साथ अगर हीमोग्लोबिन को चूज करना हुआ ऑक्सीजन और CO में से, तो वो CO को पिक कर सकता है और उसके साथ बाइंड कर सकता है। अब हीमोग्लोबिन जब CO के साथ बाइंड करेगा तो वो हर एक सेल को ऑक्सीजन नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड देकर आ रहा है। हमारी बॉडी के अंदर अगर हर सेल के पास CO चली गई ऑक्सीजन की जगह, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाएगी और हम ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से ही मर जाएंगे। सो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है। देन पॉलीसाइथीमिया और एरिथ्रोपिनिया, बेटा ये दो कंडीशंस हैं, ये दो ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें दोनों कैंसरस कंडीशन है। पॉलीसाइथीमिया, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, मल्टी, साइथीमिया तो यहाँ पे बेसिकली इट इज टेलिंग इंक्रीज इन आरबीसी नंबर। बेटा अगर आरबीसी का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया ना तो ये कैंसरस कंडीशन होती है जिसको पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। तो इसको पॉली से याद रखेंगे, पॉली मतलब बहुत ज्यादा। फिर है एरिथ्रोपीनिया, पीनिया मतलब डेफिशिएंस, मतलब लेस। तो लेस आरबीसी नंबर हो गया अगर नॉर्मल से, तो इसको एरिथ्रोपीनिया बोलते हैं। और स्टार्टिंग लेवल पर हम इसको एनीमिया भी बोल सकते हैं।
तो एनीमिया तो काफी विमेन के अंदर नॉर्मली देखा जाता है कि ब्लड नॉर्मल से कम है, रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल से कम है, और अगर बहुत ही ज्यादा कम हो गई दैट सिवियर कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोपीनिया। दिस इज कैंसरस कंडीशन। जब भी सेल्स नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा हो जाए ना तो वो प्री कैंसरस सेल्स बन जाते हैं, उसको कैंसरस कंडीशन बोल सकते हैं, राइट। 120 डेज इन्यूक्लिएटेड, ये सब कुछ आपने रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इनका लाइफ स्पैन तो और भी छोटा है, 120 डेज तो जी रहे थे कम से कम रेड ब्लड सेल, ये बेटा 14 to 15 डेज जीते, ठीक है। एंड इनके पास न्यूक्लियस की कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया न्यूक्लियस होता है इनका। अगर इनकी शेप की बात करें तो रेड ब्लड सेल कैसे एक डिस्कॉइड बाइकनकेव शेप का था, इसकी कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं है, और ये है भी बड़े सारे टाइप्स के, 5 इसके अलग अलग टाइप्स है। सब में आपको न्यूक्लियस की वैरायटी देखने को मिलती है, किसी में 3-4 लोब से बना हुआ है, किसी में बाइलोब्ड है, किसी में हेडफोन जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो यू नीड टू ओपन योर बुक एंड फाइंड द डायग्राम्स ऑफ ऑल दीज WBCs फ्रॉम योर बुक। नाउ एमीबॉइड शेप बोलते हैं, जैसे अमीबा की कोई शेप नहीं होती ना, तो एमीबॉइड शेप किसकी है, ल्यूकोसाइट्स या WBCs की है। देन दे शो वन प्रॉपर्टी विच इज नोन एज डायापेडेसिस। डायापेडेसिस क्या होता है बेटा, कि ना ये ब्लड वेसल्स में से बहुत ही, जहां पर कम स्पेस होता है वहां से खुद को कॉन्ट्रैक्ट करके, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करके निकाल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट समझते हो, अपनी पोजीशन को, अपने साइज को बहुत छोटा कर लेना। तो अगर इनको एक छोटी सी जगह से निकलना है, जैसे हम भीड़ में से कैसे निकलते हैं, ऐसे थोड़ा सा साइड होके निकल जाते हैं ना, तो सेम ये भी अपने आप को, अपनी शेप को चेंज करके ब्लड वेसल से बाहर निकल जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे WBCs हमारे टिश्यू फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डायापेडेसिस। सो द मूवमेंट ऑफ द WBCs from the blood vessels, from the walls of the blood vessels by contraction and relaxation is known as diapedesis. Okay, so diapedesis is shown by WBCs. अब जरूरी भी है ना, क्योंकि हमारा इन्फेक्शन बॉडी के अंदर ब्लड में हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो जो बैक्टीरिया है वो सेल्स तक भी पहुंच सकते हैं, वो सेल्स के आसपास भी पहुंच सकते हैं। तो हमारे ल्यूकोसाइट्स ब्लड के साथ साथ टिश्यू फ्लूइड के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं अपना काम करने के लिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स। 2 मेन टाइप्स में हमने डिवाइड किया बेटा, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स आर नॉन लिविंग वेरी स्मॉल स्टोरेज यूनिट्स प्रेजेंट इन द सेल। वहां पर कुछ कुछ स्टोर हो रहा होता है, जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं मिलते, उनको हम बोलते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। सो देयर इज अ ट्रिक फॉर यू, ठीक है। ये जो आपको 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों के तीनों ग्रैनुलोसाइट्स के एग्जांपल्स हैं। ग्रैनुलोसाइट्स मतलब इनके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। और ये जो आपको मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स 2 टाइप्स दिख रहे हैं बेटा, दीज आर ए ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है याद करने की, सी MLA, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो ये आपको याद रहेगा, ये दोनों ए ग्रैनुलोसाइट्स के टाइप है। बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, BEN। आपने वो कार्टून देखा होगा बेन 10, तो बेन 10 की जगह आप बेंजी याद कर लो, विच इज BEN और लास्ट में G मीन्स ग्रैनुलोसाइट्स। सो सम ट्रिक्स दैट माइट हेल्प सम ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। नाउ अब पहले किसकी बात करें, चलो पहले बेंजी की बात करते हैं, बेसोफिल्स की बात करते हैं। बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, इनके नाम किसी रीजन से रखे गए। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हम इनको कलर देते हैं, और ये पर्टिकुलर कलर से ही कलर लेते हैं, हर चीज से कलर नहीं लेते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल्स, हम बेटा किसी भी चीज को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं ना, किसी सेल को, तो हमें कलर ऐड करना पड़ता है। तो कलर के लिए हम डाई यूज करते हैं। तो हमारे पास बेसोफिल्स के लिए है बेसिक डाई, इओसिनोफिल्स के लिए है हमारे पास एसिडिक डाई। इओसिन का मतलब क्या होता है, एसिडिक। तो ऐसी डाई जिसका नेचर है एसिडिक। क्या आपने मिथाइलिन ब्लू के नाम सुना है? इट इज लाइक ब्लू कलर का एक डाई होता है जो हम कलर देते हैं जिससे हम सेल्स को। तो मिथाइलिन ब्लू इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक डाई। देन न्यूट्रल डाइज बेटा, ये कौन से कलर होगा न्यूट्रल डाई से, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। बेसोफिल्स का काम देखो क्या है, इन्फ्लेमेशन में, जहां भी हमें बॉडी में चोट लगती है, जब भी अंदर कोई चोट लगती है या कुछ रिएक्शन हो रही है, वहां पर इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग हो जाएगी, या आप वहां पर ब्लड का सप्लाई ज्यादा देखोगे। तो जब भी चोट लगती है बेटा, वहां पर ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, मतलब
ब्लड वेसल्स का साइज बड़ा हो जाता है। दैट इज कंट्रोल्ड बाय बेसोफिल्स और ये केमिकल सीक्रेट करता है हिस्टामिन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिस्टामिन रिलीज होगा एंड हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन डिनोट करता है। इओसिनोफिल्स, एसिडिक डाई से जो कलर हो रहा है, ये एंटीटॉक्सिन्स बनाते हैं। अब एंटीटॉक्सिन्स क्या होता है? जब बैक्टीरिया खुद बॉडी में आया, खुद तो आया ही आया, इसने अपनी बॉडी से ना खुद केमिकल्स भी सीक्रेट कर दिए, कुछ टॉक्सिन केमिकल्स ब्लड में डाल दिए जिसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं। तो बैक्टीरिया आया और उसने खुद भी अपना एक केमिकल सीक्रेट कर दिया, उसको टॉक्सिन्स बोलते हैं। उन्हीं टॉक्सिन्स से फाइट करने के लिए इओसिनोफिल्स एंटीटॉक्सिन्स बनाते हैं। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है बेटा? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है? एक सेल जब दूसरे सेल को खा जाए। तो मान लो ये हमारा एक न्यूट्रोफिल है, मान लो ये हमारा न्यूट्रोफिल है, तो बेटा अगर ये बैक्टीरिया को खा जाएगा ना, यहाँ पर ये हमारा बैक्टीरिया है, अगर ये इसको खा जाएगा, ठीक है, ये इसको खा जाएगा, दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, मतलब सेल ईटिंग। नाउ लेट्स कम टू ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट, साइज इनका सबसे बड़ा होता है और ये खुद भी मैक्रोफेजेस में बन जाते हैं। तो ये इतने बड़े होते हैं साइज में कि हमने इनके नाम में ही मैक्रो जोड़ दिया। मैक्रो मतलब बहुत बड़े एंड फाजेस मतलब दूसरे को खाने वाले। सो दे ऑल्सो परफॉर्म फैगोसाइटोसिस एंड दे आर वेरी बिग इन साइज। साइटोसिस, ओके, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। देन लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स की अलग इंपॉर्टेंस है। लिम्फोसाइट्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर प्रेजेंट इन लिम्फ बेटा। ये हमें ब्लड से ज्यादा तो लिम्फ में मिल जाते हैं। लिम्फ, यू रिमेंबर, ब्लड की तरह ही एक और फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर जिसका कोई ऐसा पर्टिकुलर कलर नहीं होता, आइदर इट इज कलरलेस और कभी कभी थोड़ा सा येलो अपीयर कर सकता है, दैट इज लिम्फ। और लिम्फ के अंदर WBCs में से सारे टाइप में से आपको लिम्फोसाइट्स मिलेगा, नाम से ही पता चल रहा है लिम्फ, एंड दीज आर वेरी वेरी स्मॉल, बट ये छोटे हैं, इसको कम मत समझना। ये बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं। सो एंटीबॉडीज आर लाइक स्मॉल वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया या किसी भी एंटीजन से फाइट करते हैं। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी की लड़ाई होती है बेसिकली, ये दोनों दुश्मन हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फोसाइट्स, नॉट जस्ट लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, सब कुछ हमने यहाँ पर कवर कर लिया। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ना इस वाली पर्टिकुलर माइंड मैप में आपको हर टॉपिक का छोटा छोटा माइंड मैप मिल रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ABO ब्लड ग्रुपिंग। आप सबका कोई ना कोई ब्लड ग्रुप होगा, आपके पेरेंट्स का, आपका जरूरी नहीं है मैच करे, अलग अलग ब्लड ग्रुप हो सकता है बेटा। ठीक है, नाउ ABO ब्लड ग्रुपिंग इज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर। एक देयर वाज दिस साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि भाई देखो 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल हैं, A, B, AB और O। ठीक है, तो आप अपना ब्लड ग्रुप जरूर कमेंट्स में मेंशन करना। माइन इज B एंड ऑल्सो पॉजिटिव और नेगेटिव की भी हम बात करते हैं। तो वो क्या होता है बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव अभी हम छोड़ेंगे, पहले ये टॉपिक करेंगे, फिर हम पॉजिटिव नेगेटिव पर आते हैं। ओके, सो नाउ 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट, A, B, AB और O। अब ये क्या है बेटा? एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है एंटीजन। तो हमारे यहां पर बात करती हूं मैं, लेट्स टेक वन एग्जांपल। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप B है, तो ये मेरा रेड ब्लड सेल है, इसके ऊपर बेटा B एंटीजन होगा। व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन एक प्रोटीन है जो कि मेरे रेड ब्लड सेल के ऊपर खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाय बोल रहा है B एंटीजन, वो बता रहा है कि देखो आई एम द पार्ट ऑफ द बॉडी और मैं B एंटीजन हूं। नाउ एंटीबॉडी इसकी दुश्मन है। क्या मेरी बॉडी कभी भी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी? बी एंटीबॉडी बनाएगी? नहीं बना सकती। अंडरस्टैंड दिस। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज कब बनती है बेटा? जब हमारा बर्थ होता है तो हम हमारा मम्मी का मिल्क फीड करते हैं ना, कोलोस्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है। फिर धीरे धीरे जो हम खाना खाते हैं उससे भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। याद है थोड़ी देर पहले अभी हमने लिम्फोसाइट्स पढ़ा था, तो लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं। सो लिम्फोसाइट्स आर मेकिंग एंटीबॉडीज एंड एंटीबॉडीज आर लाइक गन्स एंड सोल्जर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में होना कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आए तो हम उससे लड़ाई कर सके। ओके, नाउ रेड ब्लड सेल्स दे हैव, लेट्स जस्ट से जिसका ब्लड ग्रुप है B, तो उसकी बॉडी के ऊपर होगा B नाम का प्रोटीन, B एंटीजन। अगर किसी का A ब्लड ग्रुप है, अगर आपका A ब्लड ग्रुप है तो आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर A एंटीजन है, और AB है तो आपका ब्लड ग्रुप के ऊपर A एंटीजन भी है और B एंटीजन भी है। और अगर आपका ब्लड ग्रुप O है तो आपका रेड ब्लड सेल बिल्कुल गंजा है, उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। नाउ कैन आई टॉक अबाउट एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बॉडी में बन रही थी, मम्मी से भी आई थी, खाने से भी आई थी। बट अगर किसी का ब्लड ग्रुप B है तो उसके अंदर कभी भी B एंटीबॉडी नहीं बन सकती है, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के दुश्मन है। तो मेरी बॉडी के अंदर A एंटीबॉडी तो बन जाएगी,
कैसे बनी बेटा? जैसे मैंने बोला खाने से, फूड सप्लाई से, मम्मी से, ये सारी एंटीबॉडीज बनती रहती है। तो ए एंटीबॉडी बन जाएगी बट बी एंटीबॉडी मेरी बॉडी में नहीं बनती है। सिमिलरली अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन तो होगा बट एंटीबॉडी ए कभी भी नहीं होगी, बी एंटीबॉडी पॉसिबल है। किसी की बॉडी में ए और बी दोनों एंटीजन है, रेड ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो बेटा इसके में कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी इसके अगेंस्ट। और एंटीबॉडीज तो बन जाएंगी, बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, बहुत सारे टाइप्स की एंटीबॉडीज होती है जो सिलेबस में नहीं है। बट हाँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी की बात करूं तो ए और बी के अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडी नहीं बननी चाहिए। बन गई तो क्या होगा? ये मर जाएगा। अगर मैं ओ ब्लड ग्रुप की बात करूं, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है बेटा, इसका रेड ब्लड सेल देखो ऐसे खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर दोनों एंटीबॉडी बन सकती हैं, ए भी बन जाएगी और बी भी बन जाएगी। नाउ बेस्ड ऑन दिस वी डिसाइड कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है या नहीं करना है। देखो, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करेगी, कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, तो जितने भी ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं, तो देखो उनकी बॉडी पर तो कोई एंटीजन नहीं है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी। तो अगर ओ पर्सन वाला ब्लड ग्रुप मुझे अपना ब्लड दे देगा तो इसकी बॉडी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, मेरी बॉडी में ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो क्या कोई रिएक्शन होने के चांसेस है? कोई रिएक्शन होने के चांसेस नहीं है क्योंकि इसके पास एंटीजन ही नहीं है। जब बिना एंटीजन के ये मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो एंटीबॉडी लड़ाई किससे करेगी? नहीं कर पाएगी, है ना। नाउ लेट्स कम टू ए बी की खास बात क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप वालों की, दे आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट, वो किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ए ब्लड ग्रुप, तो ए ब्लड ग्रुप वाला किसको दे सकता है बेटा? ए को दे सकता है, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप वाला बी को ही दे सकता है और ओ सबको दे सकता है, और ए बी जो है वो चारों ब्लड ग्रुप से ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। सो दिस इज अबाउट द ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन। और अब हम बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है बेटा? इसको हम बोलते हैं रिसस फैक्टर, जो सबसे पहले मंकी में डिस्कवर हुआ था और फिर पता चला अरे तो एनिमल्स में भी होता है। 85% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है RH को लेकर, और 15% ऐसी है जो कि नेगेटिव है। तो RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। तो आप में से कुछ लोग O नेगेटिव, B नेगेटिव, A नेगेटिव भी होंगे, तो आप उस 15% पॉपुलेशन को बिलोंग करते हो जो कि काफी रेयर है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास ब्लड ग्रुप के लिए पॉजिटिव फैक्टर होता है विच इज द रीसस फैक्टर। क्लियर? नाउ रीसस फैक्टर में प्रॉब्लम क्या है? लेट्स जस्ट से अगर कोई मम्मी है जो RH नेगेटिव है खुद बेटा, और उनका बच्चा जो है, फर्स्ट बच्चा जो है वो पॉजिटिव होता है, अगर फर्स्ट केस में ये वाली कंडीशन हो गई ना, देन इन दैट केस ये वाला बच्चा तो ठीक है, ये वाला बच्चा तो सरवाइव कर जाएगा। बट अगर दूसरे बच्चे की बात की जाए और दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव हो बेटा, तो द प्रॉब्लम इज कि ये पॉजिटिव बच्चा बॉर्न, इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, इसके पास RH पॉजिटिव एंटीजन है बेटा। अब मम्मी ने फर्स्ट डिलीवरी के बाद RH एंटीबॉडी बना ली है, RH एंटीबॉडी बना ली है। सो द प्रॉब्लम इज कि ये RH एंटीबॉडी इस RH एंटीजन को फाइट कर लेगी, इस RH एंटीजन को पकड़ लेगी, और एक कंडीशन होती है विच इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस, ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। ये मैं इतने डिटेल में आपको नहीं करा रही हूँ अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स, ये हमने बैच में किया हुआ है। एज यू शुड नो दैट आई एम मेंशनिंग ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स। बेटा अगर हमें डेप्थ में पढ़ना है तो उसके लिए हम माइंड मैप नहीं लाएंगे, हम वन शॉट में उसको कवर करेंगे। माइंड मैप का मतलब ही यही होता है कि हम ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स एक बार रीड कर लें। प्रोसेस के लिए हमने ये सारी चीज़ें बैच में बहुत डिटेल में करी हुई हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैम आप एग्जाम्पल्स एंड उसके साथ कराओ, बेटा इट इज़ माइंड मैप, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। वन शॉट में ज़रूर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। आ जाओ बेटा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड वेसल्स। 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती है जिसमें हमारा ब्लड जाता है। एक है आर्टरीज, एक है वेन्स और एक है कैपिलरीज। सो आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, वेन्स का काम है CO2 जिसमें ज्यादा हो उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। कैपिलरीज दोनों का ही स्मॉलर वर्जन होती है। कैपिलरीज वहां जाती है जहां पर आर्टरीज और वेन्स नहीं घुस पाती है। देयर आर वेरी स्मॉल स्पेसेस इन आवर बॉडी जहां आर्टरीज इतना मोटा पाइप नहीं जा पाएगा, तो कैपिलरीज वहां पर भेजी जाती है, ठीक है। अब इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, आओ पहले तो ना हम इस डायग्राम को देखेंगे। बेटा ये एक बेसिकली आपको कट करके दिखाया गया है, TS दिखाया गया है एक आर्टरी का।
तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है ना उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना मतलब आउटर वाली। फिर बीच वाली होती है ट्यूनिका मीडिया और सबसे अंदर वाली होती है ट्यूनिका इंटरना या इंटिमा। तो ये 3 लेयर्स के नाम है। अब देखो जो सबसे बाहर वाली लेयर है ऑब्वियसली उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू होगा। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं दे हैव स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बेटा, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो जो सबसे बाहर वाली है वो एपिथेलियल टिश्यू की बाउंड्री है। जो बीच वाली है उसके अंदर कुछ मस्कुलर लेयर्स प्रेजेंट है क्योंकि हमारी आर्टरीज और वेसल्स बहुत ज्यादा, अगर मैं आर्टरी की बात करूं तो बेटा अपने साइज को बड़ा भी कर सकती है और अपने साइज को छोटा कर सकती है। तो बीच में यहां पर सेंटर में स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होते। तो ट्यूनिका मीडिया जो है बीच वाली दैट हैज स्मूथ मसल सेल्स। कौन से सेल्स है उसके अंदर? स्मूथ मसल सेल्स है, ठीक है। और जो सबसे अंदर वाली है ट्यूनिका इंटरना वहां पर एंडोथीलियल सेल्स है। अंदर वाले सेल्स है एंडोथीलियम लेयर, ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। सो दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन दीज थ्री। आर्टरीज का काम है ब्लड को हार्ट से अवे लेकर जाना। सो ऑलवेज रिमेंबर आर्टरीज हमेशा ब्लड अवे लेकर जा रहा है। ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे। वेन्स का काम है हार्ट के पास ब्लड को वापस लाना। सो व से वेन, व से वापस। ओके, रिमेंबर दिस ट्रिक। नाउ आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, हमेशा बेचारी को बहुत हाई प्रेशर से डील करना पड़ता है। सो इनकी जो वॉल है वो थिक होती है। ये जो इनका पूरा वॉल वाला एरिया है ना ये थिक होता है आर्टरीज का। करना पड़ता है क्योंकि उनका प्रेशर, उनके अंदर जिस प्रेशर से ब्लड जा रहा है वो बहुत ज्यादा है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट वेन्स, तो वेन्स में इतनी ज्यादा वॉल की थिकनेस की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लड लो प्रेशर से फ्लो कर रहा है। बट एक और दिक्कत आ जाती है वेन में, क्योंकि ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा लो है वेन के अंदर, तो ब्लड बैक मार सकता है, बैक फ्लो कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए पड़े हुए होते हैं वॉल्व्स। वॉल्व्स आर लाइक गेट्स और विंडोज। एक बार अगर एक साइड ब्लड चला गया बेटा तो वो दरवाजे बंद हो जाते हैं और वापस आने का कोई चांस नहीं होता है। सो देयर आर वॉल्स विच ओपन एंड क्लोजेस। जैसे अगर यहां से ऐसे मेरी साइड से तुम्हारी तरफ ब्लड आ रहा है तो ये वेन्स ऐसे ओपन हो जाएंगे और फिर क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शन। फंक्शन सेंड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है, अवे फ्रॉम हार्ट। एंड वेन्स देखो सेंड ब्लड टू हार्ट, ठीक है। तो वह से याद रखेंगे वापस। नाउ कैपिलरीज किस में काम करते हैं? जैसे कि आपको पता है कैपिलरीज ना आर्टरीज और वेन्स का दोनों का छोटा वर्जन होता है। इधर से आई आर्टरी, इधर से आई वेन, दोनों ने अपने आप का सामान अगर एक्सचेंज करना है या फिर दोनों ने एक जगह कनेक्ट करना है, दैट इज डन बाय कैपिलरीज। ये कैपिलरीज हमें दिखती कहाँ है बेटा? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है वेयर ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट। प्रेशर ब्लड का हाई है, प्रेशर ब्लड का लो है, कैपिलरी में तो लो ही होगा। अब अगर देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, ल्यूमन होता है बेटा अंदर का स्पेस। तो अगर ये आर्टरी है, इसकी वॉल थिक है, तो अंदर का स्पेस छोटा हो जाएगा, अंदर का जो स्पेस होगा वो छोटा होगा, है ना। तो यहां लिखा है नैरो ल्यूमन। बट वहीं पर अगर ये वेन होती, वेन की दीवार, वेन की आउटर बाउंड्री कैसी है? पतली है बेटा, पतली है ना। इसके कंपैरिजन में कितना थिन लग रहा है ये। तो अंदर का जो स्पेस होगा ल्यूमन वो वाइड होगा। लुक एट द डिफरेंस। ये पिंक वाले स्ट्रक्चर को देखो, क्योंकि इसकी वॉल थिक है तो अंदर का स्पेस हुआ कम, इसकी वॉल पतली है तो अंदर का स्पेस हुआ ज्यादा। अंदर के स्पेस को बोलते हैं ल्यूमन। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन दैट ल्यूमन इज ओके, यस, ल्यूमन इज नैरो एंड ल्यूमन इज वाइड। एंड यहां तो बहुत ही पतला होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कैपिलरीज की जो वॉल है बेटा उसमें ये स्मूथ मसल वसल कुछ नहीं होता। इट ओनली हैज एंडोथीलियम। उसके अंदर एक ही लेयर होती है, सबसे अंदर वाली एक ही लेयर होती है एंडोथीलियम की, ठीक है। रिमेंबर दिस, एक्सट्रीमली थिन, सिंगल सेल थिक। और वो सिंगल सेल की लेयर किसकी होती है बेटा? एंडोथीलियम की होती है, एंडोथीलियम, ठीक है। सो नाउ दिस इज 3 layers ट्यूनिका एडवेंटिशिया बेटा। ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्ना। आउटर मोस्ट लेयर है मीडिया एंड इंटिमा। देन मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स।
आर्टरीज डायलेट कर सकती हैं, मतलब अपने साइज से बड़ा हो सकती हैं और छोटी हो सकती हैं, तो इसीलिए इनके पास काफी ज्यादा फाइबर होते हैं जो इसको इस काबिल बनाते हैं कि एक्सटेंड कर सके, डायलेट कर सके और कॉन्स्ट्रिक्ट कर सके। देन इसमें इतना ज्यादा एक्सटेंशन और कॉन्स्ट्रिक्शन का है नहीं, तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट्स के मसल फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स होंगे। इसमें तो होते ही नहीं है, बेचारी है ही वन सेल्ड थिक, तो बेटा इसके अंदर कौन से फाइबर्स होंगे? क्या आर्टरीज में वॉल्स होंगे? जरूरत ही नहीं है, बहुत ही हाई प्रेशर से ब्लड जा रहा है। वेन्स में वॉल्स होंगे? बिल्कुल होंगे, जरूरत है यहाँ पर, है ना, बैक फ्लो हो सकता है। कैपिलरीज के अंदर अगेन वेरी थिन, तो यहाँ पर वॉल्स का स्पेस ही नहीं होता है बेटा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। नाउ वन मोर पॉइंट दैट आई एम एडिंग, बेटा जैसे हमने पढ़ा कि आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, बट एक ऐसी आर्टरी है जो लंग्स से कनेक्टेड है, ठीक है, लंग्स से सप्लाई लंग्स के पास जा रही है, अवे जाती है वैसे, तो ये हार्ट से निकली और लंग्स के पास चली गई। अब ये जब लंग्स के पास जा रही है हार्ट से निकल के, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जाती, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। बट हमने तो पढ़ा इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो दिस इज एन एक्सेप्शन। पल्मोनरी आर्टरी, कहां लिखूं? यहां लिख दूं, पल्मोनरी आर्टरी CO2 वाला ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सेम तरीके से वेन्स में भी एक एक्सेप्शन है, सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है बेटा, बट देयर इज वन पल्मोनरी वेन, ये हार्ट के अंदर ब्लड लेकर आती है और सबसे पहले लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती है और ले आती है हमारे हार्ट के पास लेफ्ट एट्रियम के अंदर। बट ये तो वेन है, इसको तो CO2 वाला ब्लड लाना चाहिए था, बट ये रूल फॉलो नहीं करती है बेटा। दिस इज एन एक्सेप्शन, ऑल राइट। चलो, सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ह्यूमन हार्ट। पहले हार्ट पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम पढ़ लेते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल बेसिक सा ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाती हूँ, सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर हम वॉल्स कितने होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है, प्रोटेक्शन कैसे होती है हमारे हार्ट की, देन कौन कौन से वॉल्स हैं, कौन कौन सी आर्टरीज एंटर कर रही है, वो सब हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, 2 चेम्बर्स ऊपर, हमारे पास टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं, 4 कमरे इमेजिन करो, 2 ऊपर तो 2 नीचे, लाइक दिस, ठीक है। ये 4 कमरे हो गए। ऊपर वालों को बोलते हैं एट्रियम और नीचे वालों को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। और हमने हार्ट की साइड को भी डिवाइड किया हुआ है, लेफ्ट और राइट साइड डिफरेंट है, लेफ्ट एंड राइट साइड इज डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड कर दूं, आप भी बना लो इसको अपनी नोटबुक में। अगर हार्ट की कवरिंग मैं बनाऊं तो इसको देखो ऐसे कवर कर सकते हैं हम। अब ये जो इसकी आउटर लेयर मैंने बनाई है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकार्डियम। पेरी मीन्स आउटर एंड कार्डियम रिलेटेड टू हार्ट, राइट। नाउ जो हमारे नीचे वाले हैं वेंट्रिकल्स हैं, यहां से भी एक आउटर, इधर हमने लेफ्ट साइड आवर्टा बनाई है एंड दिस इज आवर पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। सो अगर मैं इसको लेबल करूं, दिस विल बी लेफ्ट साइड, दिस विल बी राइट साइड, ऐसे देखना है हमें। जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो तब अपोजिट होगा, दिस विल बी लेफ्ट साइड एंड दिस विल बी राइट साइड, ठीक है। नाउ ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। हमेशा ब्लड बेटा एट्रियम के अंदर ही एंटर करता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता बिकॉज ऑफ द टिश्यू प्रेजेंट इन बिटवीन। यहाँ बीच में जो टिश्यू है इसको हम बोलते हैं सेप्टम, तो सेप्टम डिवाइड करता है। ये सेप्टम वेंट्रिकल्स के बीच में है, यहाँ वाला, तो इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये आओर्टा के बीच में है तो इसको बोलेंगे इंटर एट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और इनके बीच में जो सेप्टम है यहां और यहां, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो सेप्टम के बेस्ड ऑन द एरियाज नेम्स है। नाउ अगर मैं बात करूं वॉल्व्स की, एक्चुअली होता क्या है, एक बार एट्रियम के अंदर ब्लड आएगा बेटा, फिर वो वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाएगा और वेंट्रिकल से बाहर जाएगा। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी हम अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं ब्लड की।
अगर अपवर्ड मूवमेंट हो रही है तो देयर आर चांसेस ना कि ब्लड एट्रियम के अंदर भी जा सकता है। तो ये अवॉइड करने के लिए, इसको प्रिवेंट कराने के लिए यहां पर वॉल्स होते हैं। लेफ्ट साइड 2 कस्प वाले वॉल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व्स, और राइट साइड होते हैं 3 कस्प वाले जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। बाइकस्पिड वॉल्व्स का दूसरा नाम क्या होता है? मिटल वॉल्व्स। ठीक है, इसके अलावा ये कौन से इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, क्यों? एट्रियो और वेंट्रिकल्स के बीच में। इसके अलावा होते हैं सेमी लूनर वॉल्स। लूनर मतलब थोड़ा सा ऐसे मतलब मून जैसी शेप के होते हैं, हाफ मून जैसी शेप के होते हैं। तो यहां पर बेटा जो वॉल्स है वो है सेमी लूनर वॉल्स। ये अओर्टा के अंदर प्रेजेंट है, और ये वाला वॉल्व किसके अंदर है? राइट वाले वेंट्रिकल और पल्मोनरी अओर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है। सो दीज आर 2 सेमी लूनर वॉल्स। नाउ लेट्स सी, एक एक करके इसको हम रीड करते हैं। अगर मैं हार्ट की सबसे पहले लोकेशन की बात करूं तो हार्ट लोकेटेड का है, वैसे हम बोलते हैं दैट इट इज कंप्लीटली लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड, बट पूरा लेफ्ट साइड नहीं होता बेटा, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। हमारे जो लंग्स होते हैं, इफ यू लुक इनटू दिस डायग्राम, ये हमारे लंग्स हैं, ये लेफ्ट वाले लंग्स का पोर्शन है। यहां पर दिस एरिया इज नोन एज कार्डियक नॉच। लेफ्ट वाले लंग्स का नीचे से साइड जो साइज होता है थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि इसने हार्ट को जगह दी हुई है अपने अंदर एडजस्ट होने की। ये क्या है? देखो हमारा हार्ट कुछ कुछ ऐसे प्रेजेंट है। सी, ऐसे बनाते हैं ना हम हार्ट, तो हार्ट की नीचे वाली टिप होती है जिसको हम बोलते हैं एपेक्स ऑफ हार्ट। डायफ्राम के ऊपर और लंग्स के साइड में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। नाउ लोकेशन इन द सेंटर बिटवीन द लंग्स अबव द डायफ्राम। डायफ्राम यहां पर एक टूम लाइक मसल होती है जो कि कैविटी को डिवाइड करती है। ये थोरासिक कैविटी है बेटा, ये अपर वाली कैविटी थोरासिक कैविटी है। यहां पर हमारे लंग्स लोकेटेड होते हैं। अगर डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ होगी अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर और विड्थ होगी इसकी 9 सेंटीमीटर। इट इज द साइज ऑफ योर फिस्ट, ये जो हम मुट्ठी बनाते हैं इसका जितना साइज होता है हमारे हार्ट का। कवरिंग की बात करें तो 2 मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि मैकेनिकल शॉक से हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अगर वॉल्स की बात करें देखो ट्राइकस्पिड वॉल जो हमने सीखा राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, एंड बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है। देन पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्स, सेमी लूनर वॉल्स और नाम में आ गया पल्मोनरी, मतलब ये पल्मोनरी आर्टरी के साथ लोकेटेड है, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में। और फिर है एओर्टिक सेमी लूनर वॉल्स, नाम बड़े हैं बट हमें नाम से ही पता चल रहा है बेटा, एओर्टिक सेमी लूनर वॉल्स जो एओर्टा के साथ प्रेजेंट है। देखो यहां एओर्टा में प्रेजेंट है ना, एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं एओर्टिक सेमी लूनर वॉल्व। तो वॉल्व्स के बारे में बात हो गई। इसके बाद देखो ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट। कौन सी ब्लड वेसल हार्ट के अंदर आ रही है? तो पहले ना इसको डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड साइकिल की बात करें तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, यहां पर आ जाएगी हमारी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू लंग्स, वेन है बट ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेकर आती है। फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और ये है आओर्टा। आओर्टा से ब्लड पहुंच जाता है हमारे सारे के सारे बॉडी पार्ट्स के पास, और ब्लड कौन सा यहाँ पर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। Now all the blood oxygen is delivered to the cells, सारे सेल्स के पास ऑक्सीजन आ गई, बट वो रिटर्न में सारा CO2 वाला ब्लड भेजते हैं ताकि वो लंग्स के पास जा सके। डायरेक्टली लंग्स के पास नहीं जाएगा, पहले आएगा हमारे राइट वाले हार्ट के पास। वेना कावा की ड्यूटी होती है सारे के सारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो वेना कावा के अंदर अपना CO2 वाला ब्लड डालते हैं। ये देखो ये नीचे वाले बॉडी के पार्ट से, जैसे हमारा हार्ट यहां पर है तो जितना भी लोअर बॉडी पार्ट है वहां से ये वेन CO2 वाला ब्लड अपने अंदर लेती है और एंटर कहां से कराएगी? राइट एट्रियम के अंदर। ये मत सोचना कि राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करे। हाँ, अगर हम डबल सर्कुलेशन देखें, एक होता है हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक होता है हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो सिस्टमिक सर्किट की अगर मैं बात करूं तो सिस्टमिक सर्किट में क्या हो रहा है? हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट वाले एट्रियम के अंदर, फिर लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के अंदर, और फिर चला गया हमारे सारे बॉडी पार्ट्स के पास। यहां से CO2 वाला ब्लड जब आ रहा है कलेक्ट होकर, CO2 वाला ब्लड देखो यहां से कलेक्ट होकर आ रहा है और राइट एट्रियम के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर, और फिर चला गया हमारे अगेन लंग्स के पास। ये हमारे लंग्स है, ये हमारे बॉडी टिश्यू या बॉडी सेल्स लगा लो। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यू सिस्टमिक सर्कुलेशन,
और पल्मोनरी सर्कुलेशन इसका अपोजिट, कि हमने भाई कलेक्ट किया यहां से ब्लड और पहुंचा दिया हमारे लंग्स के पास, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कार्डियक साइकिल फर्स्ट, और उसके बाद हम बात करेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की। व्हाट इज कार्डियक साइकिल? देखो, हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, तभी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड का सप्लाई सक्सेसफुली करा पाएंगे। कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड्स की, तभी हम बोलते हैं कि हमारा जो दिल है वो 1 मिनट में 72 to 75 टाइम्स बीट करता है, क्योंकि एक साइकिल होती है हमारी 0.8 सेकेंड्स की, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस 0.8 सेकेंड? सबसे पहले अगर हम बात करें तो एट्रियम के अंदर ब्लड आया था, यहां एट्रियम के अंदर ब्लड आया, इस वाले एट्रियम में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एट्रियम के अंदर ब्लड आ गया, प्रेशर से ये वॉल्व्स खुल जाएंगे एंड ये ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। सिमिलरली बेटा यहां पर भी हो रहा होगा, बट जब लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको बाहर जाना है तो ये वाले वॉल्व्स जो है बंद होंगे। अभी ओपन हुए थे जब ब्लड नीचे आया था, जब बाहर कॉन्ट्रैक्शन का टाइम आ रहा है तो ये वाले वॉल्व्स बंद हो जाएंगे। हमें पहली साउंड आती है इन दोनों वॉल्व्स के बंद होने की, जो हम धक धक साउंड बोलते हैं ना, तो पहली लब साउंड आती है हमारी इन वॉल्व्स के क्लोज होने की। दीज आर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। तो ये दोनों वॉल्व्स बंद होते हैं और पहली साउंड आती है लब। उसके बाद जब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आओर्टा से बाहर निकल गया सारे बॉडी के पास जाने के लिए, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकल गया, पल्मोनरी आर्टरी को क्रॉस कर गया टू द लंग्स, बेटा अगेन देयर आर चांसेस कि यहां पर ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है। तो ये जो सेमीलूनर वॉल्व्स हैं ये क्लोज हो जाएंगे कि वापस ब्लड यहां वेंट्रिकल्स के अंदर ना आए। तो दूसरी हार्ट की साउंड होती है विच इज नोन एज डब। सो ऑलवेज द साउंड कम्स जब हमारे वॉल्व्स क्लोज होते हैं। रिमेंबर दिस। नाउ हाउ इज कॉन्ट्रैक्शन हैपनिंग? चलो ऊपर से नीचे आना है ब्लड तो वो तो प्रेशर से आ जाएगा, बट जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं, हाउ इज दैट हैपनिंग? देखो, जितनी भी हमारी बॉडी की मसल्स होती है वो न्यूरॉन्स के सिग्नल के बाद कॉन्ट्रैक्ट होती है, बट हमारी कार्डियक मसल्स ऐसी हैं जो न्यूरॉन से सिग्नल नहीं लेती है। इनको बोलते हैं हम ऑटोमायोजेनिक, मतलब खुद को ही कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देती है। सो हमारे हार्ट में राइट एट्रियम के साइड पर यहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो खुद को ही कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल जनरेट करती हैं, विच इज नोन एज एसए नोड। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। सो बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि ऑटोमायोजेनिक मसल्स हैं, खुद को कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देती है। यहां से सिग्नल ओरिजिनेट होता है, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे, इसको हम यहां बनाएंगे बेटा, इसको यहां बनाएंगे, ठीक है। सो राइट एट्रियम से यहां से सिग्नल हुआ कॉन्ट्रैक्शन का जनरेट, ये सिग्नल यहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड जाएगा और हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एट्रियम स्टार्टिंग में ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, जब ब्लड इनके अंदर भर गया प्रेशर से ये वॉल्व्स खुल जाएंगे, बट कंप्लीटली एट्रियम को हमें एम्प्टी करना है तो वो वाला ब्लड, जब हमें कंप्लीटली एट्रियम को एंटर करना है ना, मतलब यहां से ब्लड नीचे पहुंचाना है, तब हमें इनको भी कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ता है, जिसकी वजह से एसए नोड सिग्नल जनरेट करते। एसए नोड ने सिग्नल जनरेट कर दिया, बट वो सिग्नल अभी नीचे भी जाना चाहिए, लेफ्ट और राइट साइड दोनों वेंट्रिकल्स के साइड में भी जाना चाहिए। तो सिग्नल को, कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल को कंटिन्यू करने के लिए यहां पर एक और ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड, ठीक है। नाउ अगर मैं सिग्नल कॉन्ट्रैक्शन वाले का फ्लो चार्ट बनाकर दूं तो एसए नोड से स्टार्ट हुआ, जिसकी फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड। फिर ये सिग्नल गया एवी नोड के पास, एवी नोड के पास, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड से बेटा ये सिग्नल जाता है हमारे पास बंडल ऑफ हिस के पास। बंडल ऑफ हिस बेटा ये यहां पर प्रेजेंट होते हैं, बंडल ऑफ हिस। ये कंटिन्यू कर रहे हैं सिग्नल को, कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल को पूरे वेंट्रिकल्स के आसपास लेकर जा रहे हैं। फिर बंडल ऑफ हिस से ये सिग्नल जाता है हमारे पास और भी छोटे छोटे फाइबर सेल्स के पास, जिनको हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स। तो सिग्नल देखो कॉन्ट्रैक्शन का, पहले एसए नोड ने यहां से सिग्नल जनरेट किया, एसए नोड ने पहले
यहां से सिग्नल जनरेट किया, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, फिर एवी नोड ने सिग्नल को नीचे प्रोवाइड किया बंडल ऑफ हिस के पास, और फिर यहां जो पतले पतले फाइबर जा रहे हैं पुरकिंजे फाइबर्स, वहां तक सिग्नल गया। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन, इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं और वेंट्रिकल से ब्लड हमारी रिस्पेक्टिव आर्टरीज और वेन्स के अंदर पहुंच पाता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपको लग रहा होगा, बट डू नॉट फॉरगेट द सीक्वेंस जो यहाँ पर फॉलो हो रही है। एंड अगर मैं रिपीट करूं, एसए नोड और एवी नोड, दीज आर स्पेशल ऑटोमायोजेनिक सेल्स। ये कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल खुद ही जनरेट करते हैं, पहले एसए नोड ने जनरेट किया, फिर एवी नोड ने जनरेट किया, ठीक है। देन वन मोर पॉइंट, क्योंकि एसए नोड, ये रहा हमारा एसए नोड, बेटा ये सिग्नल जनरेट करता है, ये हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल खुद ही जनरेट करता है, हार्ट की साउंड क्रिएट कराता है, ठीक है। चलो आओ, अब हम यहां पर देखेंगे हमारी कार्डियक साइकिल के बारे में। इफ दिस इज योर कार्डियक साइकिल, अगर ये चार्ट हम देखें तो जो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसमें ज्यादा जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्शन की, वो 0.1 सेकेंड्स में ही हो जाता है। फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर जब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ गया ना, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.3 सेकेंड्स का। बाकी बचे हुए 0.5 सेकेंड्स के अंदर हमारा हार्ट की जो वेंट्रिकल्स हैं और एट्रियम है वो रिलैक्स करते हैं, उस टाइम उनके अंदर ब्लड की फिलिंग हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्शन का काम सिर्फ इतनी देर का है। देखो, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 0.1 सेकेंड्स का और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 0.3 सेकेंड्स का, एंड फिर दोनों के अंदर ब्लड भरा जा रहा है, विच इज नोन एज रिलैक्सेशन पीरियड, ठीक है। अब इसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए वी हैव डिफरेंट टर्म्स। एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टली। सिस्टली मींस कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर सिस्टली मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एंड वेंट्रिकुलर डायस्टली मींस वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन। डायस्टली मींस रिलैक्सेशन। एंड टोटल अगर हम करें सो इट इज ऑफ 0.8 सेकेंड्स। ओके, नाउ दिस इज अबाउट योर ब्लड प्रेशर। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? आपने काफी बार सुना होगा, बीपी बोलते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में। और नॉर्मल बीपी की मेजरमेंट कितनी होती है? 80 mmHg और 120 mmHg। हमारे पास दो वैल्यूज क्यों आती है बेटा, 80 और 120? इस सिस्टली और कॉन्ट्रैक्शन वाले रीजंस की वजह से। देखो, जब हमारे ब्लड के अंदर, मतलब हमारा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रियल और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद बहुत ही हाई प्रेशर से ब्लड हमारे आर्टरी के अंदर जा रहा है। ब्लड प्रेशर, हम आर्टरी की वॉल के ऊपर ब्लड जो प्रेशर लगा रहे हैं ना, उसकी मेजरमेंट को बोलते हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि बहुत प्रेशर से आर्टरी के अंदर ब्लड जा रहा है, सो वी गेट अ हाई वैल्यू विच इज 120 mmHg। और जब रिलैक्सेशन हो रहा है, हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर, एट्रियम के अंदर ब्लड फिल हो रहा है, देन द मेजरमेंट इज लो, तब प्रेशर कम होता है, विच इज 80 mmHg। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। बट आपने सुना होगा बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया। बेटा, इनकी वैल्यूज अगर हाई हो जाए, 80 से 100 या 120 पहुंच जाए, 120 का 160 या 140 पहुंच जाए, उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। और अगर लो हो जाए, 80 का 40 आ जाए, 120 का 80 आ जाए, देन इट इज नोन एज लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। So it is all written here. A rise in blood pressure above this is known as hypertension. और अगर लो हो गया blood pressure, low BP, it is known as hypotension. Then there is this instrument which is known as sphygmomanometer. ये रहा sphygmomanometer. It is used to measure the blood pressure. ये आपके blood pressure को measure करता है। Now this is the chart जो कि changes बता रहा है कि contraction और relaxation के टाइम पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? एट्रियल contraction। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लड फिलिंग। यहाँ पल्मोनरी वेन ब्लड लेकर आई हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और यहाँ बेटा वेना कावा राइट एट्रियम के अंदर ब्लड लेकर आई है। अभी ब्लड फिलिंग हो रही है। जब ब्लड फिलिंग हो रही है तो प्रेशर से यहाँ जो वॉल्व्स थे वो ओपन हो जाएंगे और वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ जाएगा दोनों साइड। इस दौरान हमारी जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के वॉल्व्स हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो अपने आप ही ओपन हो जाएगा। यहाँ तो कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही वो ओपन होगा तो ब्लड आ जाएगा हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर। बट यहाँ जो सेमी लूनर वॉल्व्स हैं उनका क्या होगा? अभी तो वो क्लोज्ड है,
इनकी जरूरत नहीं है अभी ओपन होने की, तो राइट नाउ दे आर क्लोज। नाउ दिस टाइम पीरियड इज ऑफ 0.5 सेकेंड्स ना, क्योंकि अभी ब्लड इसके अंदर फिल हो रहा है। सो कैन वी कॉल इट एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। इसको जॉइंट डायस्टोल भी बोलते हैं। जॉइंट मतलब दोनों की बात कर ली, एट्रियम की भी और वेंट्रिकल की भी। डायस्टली क्योंकि दोनों ही रिलैक्स कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब हमें एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कराने ताकि बचा कुचा ब्लड जो ऊपर है वो भी वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाए। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हुआ फॉर 0.1 सेकेंड्स एंड एट दैट टाइम एवी वॉल्स तो ओपन ही रहेंगे बट सेमिलूनर वॉल्स आर स्टिल क्लोज। इनको ओपन रखना अभी भी जरूरी है क्योंकि ऊपर वाला ब्लड अच्छे से हमें नीचे खाली करना है। तो दीज आर स्टिल ओपन एंड सेमिलूनर वॉल्स अभी भी क्लोज्ड है। नाउ देयर विल बी अ चेंज। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.3 सेकेंड्स का, ऐसे नोड वाला सिग्नल जनरेट हुआ, वो सिग्नल जाता है हमारे वेंट्रिकल्स के आसपास, पुरकिंजे फाइबर्स के आसपास, ठीक है, एंड दे विल कॉन्ट्रैक्ट। इनके कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये एवी वॉल्स अब बंद हो जाएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते वेंट्रिकल से ब्लड एट्रियम में जाए। सो दीज वॉल्स विल बी क्लोज बट सेमिलूनर वॉल्स ये ओपन हो जाएंगे क्योंकि प्रेशर से अब हमें ब्लड बाहर ही भेजना है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हेल्प करेगा बेटा फाइनल रिवीजन में, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो जरूर अच्छे से नोट्स बना सकते हो माइंड मैप के, और अगर आपने नोट्स बना लिए हैं ऑलरेडी देन यू डोंट हैव टू मेक दीज नोट्स ऑल अगेन, बट ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो आपको हेल्प कर सकता है। जो साइड में आपको दूसरा डायग्राम दिख रहा है बेटा, दिस इज ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है ये एक अलग से स्पेशल टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है बट इसमें आपको थोड़ी बहुत टर्म्स में बताने वाली हूं। हेपेटिक वर्ड इज रिलेटेड टू लिवर। अब होता क्या है, डबल सर्कुलेशन में आपने पढ़ा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे के सारे बॉडी सेल से राइट एट्रियम के अंदर जाना चाहिए। वेना कावा कलेक्ट करेगी, राइट एट्रियम के अंदर डालेगी। बट जब डाइजेशन की बात आती है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से CO2 वाला ब्लड बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारा खाना है, उसके अंदर बहुत सारा ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स है। तो हमारी बॉडी डिसाइड करती है कि पहले इसको वेना कावा के पास नहीं भेजेंगे, पहले हम इस CO2 वाले ब्लड को जिसमें खाना भी है इसको पहले लिवर के पास लेकर जाएंगे और लिवर से हम इसकी एंट्री करा देंगे वेना कावा। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि अभी बहुत सारा जो फूड है ना उसको हम लिवर के पास भेजेंगे ताकि ग्लूकोज स्टोर हो सके लिवर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स बन गए हैं, जो अमीनो एसिड स्टोर होने हैं वो स्टोर हो जाए और एक्स्ट्रा है वो यूरिया बनकर रिमूव हो जाए बॉडी से, ठीक है। सो दिस इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो डबल सर्कुलेशन एक पाथ को ब्लॉक कर रहा है। जैसे अगर हम इस डायग्राम से समझे, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो हमारा ब्लड है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हमारा ब्लड जा रहा है, नॉट इवन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से भी, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी और हमारे स्टमक से भी, जहां जहां डाइजेशन हो रहा है, ये डाइजेशन वाले पार्ट्स अपना CO2 वाला ब्लड, बट इसके अंदर बहुत सारा फूड भी है, ये सारा फूड पहले लिवर के पास भेज रहे हैं। किसके पास भेज रहे हैं? लिवर के पास, ठीक है। लिवर के पास जो वेन एंट्री कराती है इसका नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन। अब इसको याद कैसे करना है? हेपेटिक पोर्टल वेन एक बड़ा नाम है। सो तीनों ऑर्गन से फूड और CO2 वाला ब्लड पहले लिवर के पास जा रहा है। इतना समझ आया? अब जब ये लिवर से बाहर निकलेगा, कहां जाना चाहता है? वेना कावा के पास जाना चाहता है। जो वेन यहां से रिलीज होगी बेटा, इसका नाम है हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन लिवर से बाहर निकलती है और हेपेटिक पोर्टल वेन ये तीनों ऑर्गन से CO2 वाला ब्लड लिवर के पास लेकर जाती है। अब देखो ये हेपेटिक वेन यहां से निकली, हेपेटिक वेन कहां ओपन हो रही है? वेना कावा के अंदर। सी दिस इज वेना कावा। वेना कावा को ज्वाइन कर लेगी बेटा ये और एंट्री करा देगी राइट एट्रियम के अंदर एंड देन राइट वेंट्रिकल के अंदर। सो दिस इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जिसमें बीच में लिवर को इंक्लूड किया गया। ये जितना आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना डायग्राम, ट्रस्ट मी इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सिर्फ एक छोटी सी बात है कि ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, इनके पास खाना भी है, इनके पास CO2 भी है। तो पहले क्या करें? पहले CO2 को भेजे या पहले खाने को लिवर के पास भेजे? तो ये पहले खाने को लिवर के पास भेजना चूज करते हैं। CO2 वाला ब्लड है तो लेकर तो वेन ही जाएगी, तो इसका नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन, पोर्टल मतलब एक कनेक्शन है, देखो अलग अलग पोर्ट से कनेक्टेड है, तो तीनों पोर्ट से कनेक्ट करके वेन लेके चली गई लिवर के पास और फिर एक कंबाइंड हेपेटिक वेन निकली और उसने वेना कावा के अंदर इसको एंटर करा दिया। सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पर है। प्लीज इस डायग्राम को डिफिकल्ट मत लेना, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप एटलीस्ट नाउ इट इज इजी, ताकि आपको समझ आ जाए। नाउ वेरी लास्ट
कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रह गए हैं उसमें देखो, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट लिम्फ। लिम्फ होता क्या है, लिम्फ की डेफिनेशन देखो। आई एम यूजिंग वन डायग्राम जिससे आपको लिम्फ के बारे में समझ आ जाए। ये हमारे बॉडी के सेल्स है, चुन्नू मुन्नू पुपलू जो भी आपको नाम रखना है, ठीक है। यहां से याद है आपको ब्लड वेसल आ रही थी अपना सारा सामान देने के लिए, और डिफ्यूजन की वजह से ब्लड का प्लाज्मा और कुछ सब्सटेंसेस यहां आ गए थे सेल को कवर करते हुए, जिसको हम बोल रहे थे टिश्यू फ्लूइड। अब कहानी शुरू होती है यहां से। बेटा ये जो टिश्यू फ्लूइड है ना, ये वापस जाने की कोशिश करता है और कुछ कुछ टिश्यू फ्लूइड वापस भी पहुंच जाता है, बट जो टिश्यू फ्लूइड वापस नहीं जा पाता उसमें से कुछ एक नीचे वेसल जा रही है जो बन जाती है लिम्फेटिक वेसल। इसका नाम है लिम्फेटिक वेसल। जो टिश्यू ऊपर नहीं जा पाता ना फ्लूइड, वो इसके अंदर एंटर कर जाता है। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस टिश्यू? बेसिकली इसमें प्लाज्मा, कंप्लीट प्लाज्मा तो नहीं, इसके अंदर वाटर होगा, स्मॉल प्रोटीन्स होंगे, कुछ सॉल्ट्स होंगे, है ना, कुछ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे, और साथ ही साथ ये आगे जाकर कनेक्ट करती है हमारे लिम्फ नोड्स से। ना व्हाट आर लिम्फ नोड्स? आपने टॉन्सिल्स सुना है, हमारे यहाँ पर टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा WBCs बना रहे हैं, बहुत ज्यादा लिम्फोसाइट्स यहाँ पर एंटीबॉडीज बना रहे हैं। याद है लिम्फोसाइट्स, उसका काम था एंटीबॉडीज बनाना। तो लिम्फ नोड एक ऐसा इलाका, एक एरिया है जहां पर बहुत सारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये लिम्फेटिक वेसल देखो लिम्फ नोड से जाकर कनेक्ट हो गई, यहां पर इसको बहुत सारे लिम्फोसाइट्स मिल जाएंगे, और ये लिम्फोसाइट्स भी किसका कंपोनेंट बन जाएगा बेटा? लिम्फ का कंपोनेंट बन जाएगा। सो लिम्फेटिक वेसल, या ये लिम्फेटिक वेसल है जिसके अंदर लिम्फ जा रहा है। अब लिम्फ के अंदर क्या क्या है? पानी है, कुछ प्रोटीन्स है, ग्लूकोज भी होता है इसके अंदर, अमीनो एसिड्स भी होते हैं थोड़े बहुत, और लिम्फ उसको ट्रांसपोर्ट भी कर लेता है। बट इसका मेजर कंपोजिशन होता है लिम्फोसाइट्स का, जो व्हाइट ब्लड सेल्स थे, और इन व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है? टू मेक एंटीबॉडीज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लिम्फ। नाउ लेट्स रीड, नॉट दिस, नाउ लेट्स रीड। ये टिश्यू फ्लूइड है जो रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ, वो एक और पतले लिम्फ वेसल के अंदर आ जाता है जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ आगे जाकर कुछ लिम्फ चैनल्स के साथ मिल जाता है, जिसको, जो अभी मैंने आपको बताया, लिम्फ चैनल्स के साथ मिल जाएगा। और बेटा ये भी हमारे सर्कुलेशन में आ जाता है ब्लड की तरह, ब्लड का भाई है ये, ब्लड के साथ सर्कुलेशन में ये भी एंटर कर जाता है। Here are certain functions, here are certain functions of lymph। लिम्फ के क्या फंक्शंस हैं? न्यूट्रिटिव फंक्शन इसलिए क्योंकि इसके पास भी ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स आ गए थे, तो ये ब्लड के भाई की तरह साथ साथ घूमता रहता है, तो ये भी डिफ्यूजन की हेल्प से सारे सेल्स को सामान देता जाता है। भाई ये खुद क्या करेगा ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को, तो ये दे देता है सेल्स को। देन इज ड्रेनेज। काफी बार बेटा वेस्ट सब्सटेंसेस जो होते हैं ये अपने अंदर रखता है और बॉडी से एक जगह दूसरी जगह ब्लड की तरह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फिर है एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाए होते हैं, विलाए, राइट। वो जो विलाए हैं उनके अंदर लेक्टील वेसल होती है जो कि फैट का एब्जॉर्प्शन करती है। एक लिम्फ वेसल है बेटा जो कि फैट को एब्जॉर्ब कर रही है, और एब्जॉर्प्शन होता कहाँ है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सो वन मोर फंक्शन की एब्जॉर्ब कर रही है फैट को। एंड डिफेंस, क्योंकि इसके पास लिम्फोसाइट्स है और लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट्स। अगर लिम्फ नोड्स की बात हो तो हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन हो रहा है वो लिम्फ नोड्स पर जाकर अटक जाते हैं, और वहां पर बहुत लड़ाई होती है एंटीजन और एंटीबॉडी की, और आखिरकार हम इन्फेक्शन से फाइट कर लेते हैं। नहीं कर पाते तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। लिम्फ नोड्स वहीं पर इन्फेक्शन को इकट्ठा कर लेंगे और बॉडी में बाकी जगह फैलने से रोकेंगे। टॉन्सिल्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो हमारी नेक के साइड में होते हैं। लुक हियर, दीज आर द टॉन्सिल्स। देखो ये टॉन्सिल्स है, वन ऑफ द लिम्फ नोड्स। देन बीच में हमारे पास लिम्फ वेसल्स हैं जो पूरी बॉडी में फैली हुई है। नेक्स्ट इज योर स्प्लीन। स्प्लीन एक बहुत ही यूनिक सा ऑर्गन है। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जब रेड ब्लड सेल्स मर जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो किसके अंदर जा रहे हैं? स्प्लीन के पास। स्प्लीन उसका हीमोग्लोबिन पार्ट अलग अलग कर देता है, आयरन और ग्लोबिन पार्ट को अलग अलग कर देता है, और रेड ब्लड सेल्स वहीं जाकर शहीद हो जाते हैं।
तो ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, बट इट ऑल्सो एक्ट एज ब्लड रिजर्वायर। जैसे अगर बॉडी के अंदर कभी अचानक से ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई कोई एक्सीडेंट केस में या किसी बीमारी की कंडीशन में, तो ये अपने अंदर ब्लड को स्टोर करके रख रहा था, इमरजेंसी के टाइम पर ये ब्लड को बॉडी के अंदर पहुंचाता है। तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ ब्लड रिजर्वायर एंड it also produces lymphocytes. It is also destroying worn out WBC red blood cells and embryo के अंदर in embryo not an embryo in embryo spleen produces red blood cells. तो embryo जिसके पास अभी bones है ही नहीं, bone marrow है ही नहीं, तो वहां पर ये red blood cells का formation भी करते हैं। तो बन गया ना बड़ा यूनिक सा ऑर्गन कि यहाँ पर ब्लड स्टोर भी हो रहा है और पुराने रेड ब्लड सेल्स यहाँ पर मर भी रहे हैं और ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्प्लीन। नाउ लेट अस, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, बहुत बड़ा चैप्टर है ना, और हमने इसका एक ओवरव्यू लिया है माइंड मैप का जो मतलब होता है। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस बेटा जो इस चैप्टर में से पूछे गए हैं। तो ये तो बहुत ही कम क्वेश्चंस है, बट अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक एमसीक्यू अगर हम देखें तो वेंट्रिकुलर सिस्टली, देखो पहले खुद ही सोचना, वो पूछ रहा है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टली, मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं फिलहाल, ये वेंट्रिकल्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स का क्या होगा जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड को बाहर भेज रहे हैं। ये लेफ्ट साइड वाला ब्लड है तो ये आओटा में जाना चाहिए, ये राइट साइड वाला ब्लड है तो ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाना चाहिए, राइट। अब अगर ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट राइट एट्रियम के अंदर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। द वॉल्स यहाँ पर, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स यहाँ पर क्लोज होने चाहिए, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोज होना चाहिए और सेमीलूनर वॉल्स ओपन होने चाहिए ना, ताकि ये आसानी से जा सके इनके अंदर। सो पी क्लोज क्यू ओपन, पी क्लोज क्यू ओपन, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आपके पास पूछा हुआ है रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव सर्टेन ऑर्गेनीज बट दे आर वेरी एफिशिएंट इन देयर फंक्शन, एक्सप्लेन। Why they do not have certain organelles? Because they have to fill hemoglobin inside them. hemoglobin भरेंगे तभी ऑक्सीजन को कैरी करने की हाई एफिनिटी बन पाएगी। ठीक है, बट दे हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, तो इनके अंदर ये सेल ऑर्गेनील्स नहीं है, तभी ये इतने कम दिन सर्वाइव कर पाते हैं। देन ड्रॉ अ फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग द पाथवे ऑफ ब्लड कोगुलेशन इन ह्यूमंस। तो प्लेटलेट्स वाला पूरा कैस्केड रिएक्शन की बात हुई है। सो दिस इज द आंसर, जिसमें आप लिखेंगे जैसी इंजरी हुई तो वहां से ब्लड वेसल्स टूटने लग गई। पहला स्टेप क्या होगा, थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन या स्टुअर्ट फैक्टर भी बोलते हैं, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट कर देगा। अच्छा, थ्रोम्बोकाइनेज इज ऑल्सो नोन एज प्रोथ्रोम्बिनेज, इसके बहुत सारे नाम हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज किया और थ्रोम्बिन ने इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के अंदर चेंज कर दिया। फाइब्रिन ने एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लिया जो कि क्लॉट क्रिएट कर देता है। वो जो क्लॉट होता है बेटा, वहां पर पुराने डेड ब्लड सेल्स इकट्ठे हो गए हैं, तभी वो क्लॉट बन पाता है। Then define fibrinogen. What is fibrinogen? It is soluble protein in blood which becomes insoluble fibrin at the time of clotting. ठीक है, सो दीज आर सम क्वेश्चंस जो 2024 के स्पेसिमेन पेपर में थे। नाउ वी विल फिनिश दिस माइंड मैप। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इट इज जस्ट माइंड मैप, सो प्लीज इसको माइंड मैप की तरह ही लेना। डिटेल में आप बहुत ज्यादा इस चैप्टर के अंदर सीखना चाहते हो, बट बेटा वो सारी चीजें हम वन शॉट में या तो कवर कर सकते हैं या फिर हम मेन लेक्चर के अंदर कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिट। नाउ बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छे से इस चैप्टर का रिवीजन कर लो, है ना। बुक में से रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक माइंड मैप के बाद आपको रीड भी बहुत अच्छे से करना है। तो हम जल्दी मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।